Welcome class, this is your English class and this video is the third and the last part of the chapter Journey to the End of the Earth. ये वीडियो थर्ड और लास्ट पार्ट है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का। और इस चैप्टर में हम लोग अभी तक क्या देखे थे, हिस्ट्री ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी की जो हिस्ट्री है, हमारा पृथ्वी का जो इतिहास है, कैसे जन्म हुआ पृथ्वी का और कैसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है। और इसमें एक गोंडवाना लैंड मास जिसको कि सुपर कंटिनेंट कहा गया था, उसके विषय में भी हम लोगों ने जाना कि वो व्हाट इज़ गोंडवाना लैंड, व्हाट इज़ गोंडवाना लैंड मास, हाउ इट बिकेम द प्रेजेंट अर्थ। और साथ में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे पार्ट 2 में ह्यूमन इम्पैक्ट, मानवीय क्रियाकलाप जिसकी वजह से हमारी ये पृथ्वी खत्म होती जा रही है। और अभी जैसे पेंडेमिक का ये समय है, तो ये भी हमारे मानवों के कारण ही, मानवीय क्रियाकलापों के कारण ही ये इस तरह की परिस्थितियाँ आई हैं। तो आगे और हम देखेंगे व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में हम देखेंगे वॉक ऑन दी ओशन, तिशानी दोषी स्टूडेंट्स के साथ कैसे वो ट्रिप पर पहुंचती हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या था, अनुभव क्या था वहाँ का, वो शेयर करती हैं। तो आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। और चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ तस्वीरें साझा करना चाहता हूँ, कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जो कि तिशानी दोषी हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ गई हैं। ये प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। इस प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें हैं जो दिखाना चाहूँगा मैं। ये तस्वीर आपके सामने है, कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो सामने देख रहे हैं बर्फ़ का टीला है, बर्फ़ का पहाड़ है कुछ। और अब स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का ये मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझना, चीज़ों से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना और प्रेरित होना और चीज़ों को बदलना, जो बुरी आदतें हैं हमारी जिसके कारण पृथ्वी बर्बाद होती जा रही, ख़त्म होती जा रही है, उन चीज़ों को बदलना, ये हमारा मोटिव है। तो आइए तस्वीरों में आगे और कुछ देखते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, एक विशाल बर्फ़ का टीला है, बर्फ़ का पहाड़ है और उसके सामने मनुष्य इतना छोटा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है अगर ये बर्फ़ का टीला या बर्फ़ का पहाड़ पृथ्वी के गर्म होने की वजह से, ओजोन परत के ख़त्म होने की वजह से पिघल गया तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। क्योंकि ये आइस बहुत सिकुड़ा हुआ चीज़ है, अगर ये पिघलता है तो जितना यहाँ दिखाई दे रहा है इससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में पानी बनता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, वी ह्यूमंस आर वेरी नेग्लिजिबल। और ये जो विशाल बर्फ़ अंटार्कटिका में है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में ये सब देखने को मिल रहा है। आगे की कुछ तस्वीरें देखिए। यहाँ ये तस्वीर देखते हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे फूल पत्ता कोई है। ये फूल पत्ता अंटार्कटिका में कभी पाया जाता था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ तो बर्फीला है, बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, कहाँ से ये पेड़ पौधे आएंगे। लेकिन करोड़ों साल पहले ये अंटार्कटिका ऐसा नहीं था, बहुत ही सुहाना मौसम था, बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते थे। और एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, पृथ्वी बदलने लगी और वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हो गया। और बर्फ़ जमा होने की वजह से ये जो चीज़ें थी, वहाँ पाई जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे बर्फ़ में दब गए और बर्फ़ में दब जाने की वजह से ये फ्रेश, करोड़ों साल से फ्रेश रहे। और उन चीज़ों को ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो वहाँ ट्रिप पर जा कर के इनको ढूंढ करके उनका स्टडी करते हैं और स्टडी करके आगे के लिए पृथ्वी को किस तरह से बचाया जाए, उन सब चीज़ों को ये निष्कर्ष में निकालते हैं। तो आगे हम और कुछ तस्वीरें देखते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं उसी तरह वहाँ के कुछ पेड़ पौधे, फूल आदि को किस तरह से संरक्षित वहाँ रखा गया था और बाद में इसको म्यूजियम में रखा गया है। वहाँ आइस होने से पहले ज़मीन थी, वहाँ पेड़ पौधे होते थे। तो किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं
उनका रिसर्च चलता रहता है। और ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ जांच पड़ताल के लिए आइस में कुछ होल बनाया गया है, यहाँ से कुछ चीज़ों को शायद निकाल रहे हैं और ये उन पर रिसर्च करेंगे। एक व्यक्ति है यहाँ पर, एक स्टूडेंट, वो इसको रिकॉर्ड कर रहा है अपने रिकॉर्ड बुक में, और ये कुछ मस्ती भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। और कुछ तस्वीरें चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ, ये तस्वीर है एक फूड चेन की, जिसको कि फाइटोप्लैंक्टन्स हम बोल रहे थे। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, तो उसके बारे में है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। पहले भी आप लोग हाई स्कूल में इस बात को समझ चुके हैं, फूड चेन, भोजन तंत्र। अब यहाँ देखिए और एक तस्वीर है जहाँ पर चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है और साथ में कुछ लोग हैं। ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम की ली हुई तस्वीर है, जिसमें कि स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरह कौन से बदलाव पृथ्वी के लिए अच्छी है, कौन सी बुरी। आगे एक और तस्वीर जिसमें यहाँ पर ये ग्रुप है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का, जो कि हर वर्ष ये होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जो उस ट्रिप पर जाते हैं। तो आइए हम चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर में ये कहाँ तक हुआ था। ह्यूमन इम्पैक्ट स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम हम देख चुके हैं। आगे फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में हम जानते हैं। यहाँ से रीडिंग हम शुरू करते हैं। अंटार्कटिका, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, it is perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। अब ये बोलता है कि अंटार्कटिका क्यों स्टडी के लिए जाना है। अगर नेचर के बारे में स्टडी करना है, प्रकृति के बारे, तो हम यहाँ पर भी बगल में कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं। बट अंटार्कटिका, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है और बर्फ़ में दबे हुए करोड़ों साल से पुराने जीव जंतु भी दबे हुए हैं और वो फ्रेश हैं कि बर्फ़ के कारण। और उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जब चीज़ें फ्रेश होती हैं तो उनको रिसर्च करना, उनके बारे में स्टडी करना आसान होता है। उन चीज़ों के बारे में हम जान पाएंगे। और बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर बहुत सिंपल है, बोलता है सिंपल इकोसिस्टम। वहाँ मौसम हमारी तरह जाड़ा, बरसात, गर्मी, पतझड़ ऐसा नहीं होता है। अगर बर्फ़ जमी हुई है तो सालों साल बर्फ़ जमी हुई होती है। इसीलिए मौसम के बदलाव नहीं होने के कारण चीज़ें वहाँ जल्दी बदलती नहीं हैं, तो स्टडी करना आसान है। दैट इज़ वाई इट इज़ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी कि चीज़ें कैसी बदलती हैं और उनका रिज़ल्ट क्या होता है, बिग रिपरक्यूशंस, जो रिज़ल्ट कैसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल के रूप में बताते हैं, तिशानी दोषी बताती हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। वो बहुत छोटा होता है और वो क्या है, दोज ग्रासेस, वो छोटा सा ग्रास होता है, ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन। अब वो इतना छोटा ग्रास होता है कि उसके कारण पूरा समुद्र को भोजन मिलता है। कैसे, वो हम तस्वीर में चलिए देखते हैं, तब हम सभी को समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स है क्या। देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ। ये जो छोटा छोटा हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये आप लोग देखे होंगे, अगर तालाब में जाइएगा या नदी में कहीं किनारे की तरफ में, तो पानी जहाँ जमा हुआ रहता है वहाँ काई, हरा हरा मॉस जिसको बोलते हैं, काई जमी हुई होती है। वो बहुत छोटे छोटे एकदम एक कोशिकीय सिंगल सेल्ड ग्रास होते हैं। और उन ग्रास को कौन खाते हैं, बहुत छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे मछली हो गए और भी कीटाणु, ये छोटे छोटे ग्रास को खाते हैं। और उन छोटे जीव जंतु को कुछ छोटी मछलियाँ खाती हैं, फिर उन छोटी मछलियों को कुछ थोड़ी बड़ी मछलियाँ खाती हैं, और उन थोड़ी बड़ी मछलियों को और बड़ी मछलियाँ खाती हैं, और उन और बड़ी मछलियों को और सबसे बड़ी मछलियाँ जैसे लार्ज शार्क या वेल्स वगैरह खाती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं होते
तो क्या ये बड़े जीव जंतु हैं, वेल्स, शार्क, ये जीवित रह पाते? और अब देखिए, अगर ये शार्क मर जाती हैं, अपनी जीवन अवधि पूरी कर लेती हैं, तब क्या होती हैं? वो सड़ने गलने लग जाती हैं। और इनका सड़ना गलना किनके लिए भोजन बन जाता है? फिर से फाइटोप्लैंक्टन्स जो एक कोशिकीय जीव हैं उनके लिए भोजन बन जाता है। इस तरह ये फूड चेन चलता रहता है। ये तो हो गई समुद्र की बात। अब हम ह्यूमंस जो समुद्र के बाहर रहते हैं, ये भी इन मछलियों के कारण कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो इन मछलियों से हमारे लिए मेडिसिन्स बनते हैं। अगर ये मछलियाँ नहीं रहेंगी तो कुछ मेडिसिन्स ऐसे होते हैं बीमारियों के लिए कि उन बीमारियों के कारण ना हम बचेंगे, ना ही पृथ्वी में और दूसरे जीव जंतु। कॉस्मेटिक चीज़ें बनती हैं, जो हमारा पाउडर है, तेल वगैरह, जो क्रीम वगैरह है, वो सब बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ से एनर्जी लेती हैं? सन, सूरज से। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इसका रिजल्ट कितना बड़ा है आप लोगों ने देखा। तो आइए हम अपना रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। सो एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन, पूरा जो सदर्न ओशन है, समुद्र है, उसको चलाता है ये फाइटोप्लैंक्टन्स। सो दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये फाइटोप्लैंक्टन्स जीवित रहते हैं और उसके कारण हम सभी जीव जंतु जो समुद्र में हैं और समुद्र के बाहर हैं वो जीवित रह पाते हैं। इतना बड़ा रिजल्ट है फाइटोप्लैंक्टन्स, छोटी सी चीज़ का। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplanktons। और साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि अगर ओजोन का लेयर जो है, जो सूरज की रोशनी, जो खतरनाक रोशनी है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, वो ज़्यादा मात्रा में धरती पर आई तो एक कोशिकीय सिंगल सेल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स मर जाएंगे, और जिसके कारण पूरी जो समुद्र का जो जीव तंत्र है और समुद्र के बाहर जो हम हैं, सारे जीवन खतरे में पड़ जाएंगे। तो इतना खतरनाक इफ़ेक्ट होगा। और ओजोन लेयर किस कारण से ख़त्म होता जा रहा है? वो हमारे प्राकृतिक को ध्यान नहीं देने की वजह से। हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण, फैक्ट्रीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक चीज़ें और हार्मफुल चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो गैस निकलती हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लेट करती जा रही, ख़त्म करते जा रही हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। सो व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, आप लोगों ने यहाँ देखा, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region। पूरे समुद्र के जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, पक्षियाँ खत्म हो जाएंगे। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल का मतलब है हम जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तब हमारी हड्डियाँ कार्बन में बदल जाती हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं उनको कार्बन साइकिल कहा गया है, उसके अंडर में आते हैं। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स की इस कहानी में देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, एक जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और जिसको कि एक वाक्य में हम बोल सकते हैं, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। और ये सेंटेंस आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत आता है, इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये। क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जस्टिफाई द सेंटेंस टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ये व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स का ही दूसरा क्वेश्चन है, और करके इसको दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आएगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे लिखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे आएगा तो भी इसके बारे लिखिए, दोनों एक ही क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट, वॉक ऑन दी ओशन। अब तिशानी दोषी समुद्र के पास पहुंच चुकी हैं, अंटार्कटिका जो जमा हुआ है समुद्र, और इसमें उसका एक्सपीरियंस क्या है ये बताती है। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफनीज बट द बेस्ट occurred just short of the Arctic Circle
at 65.55 डिग्री साउथ। बहुत अच्छा अनुभव था, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ की चादर। और कितना डिग्री? 65.55 डिग्री साउथ में। शोकाल्स्किया, जो जहाज़ का नाम था, हैड मैनेज टू वेड हर सेल्फ इन टू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिसुला एंड टैडपोल आइलैंड। यहाँ तक पहुँच चुका था हमारा जहाज़ और आगे नहीं जा पा रहा था क्योंकि बर्फ़ की चादर बहुत मोटी है, जहाज़ आगे नहीं बढ़ सकता। द कैप्टन डिसाइडेड वी वेर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। और कैप्टन ने डिसाइड किया, जहाज़ चलाने वाला कैप्टन, कि हम आगे नहीं जाएंगे। बट बिफोर वी डिड, वी वेर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। और जब तक कि ये कर पाते, हम लोग, कुछ लोग नीचे उतर चुके थे और टोटल हम लोग कितने थे? सो देर वेर ऑल 52 ऑफ अस, 52 लोग थे, 52 पीपल थे उस जहाज़ में। सभी गोटेक्स एंड ग्लेयर्स, एक स्पेशल क्लॉथ आता है जो ठंड से बचाता है, और ग्लेयर्स मतलब वो जो चश्मा होता है, जो अगर आप जाएंगे कहीं ऐसे बर्फीले इलाके में तो बर्फ़ में जो सूरज की रोशनी पड़ती है वो आपकी आँखों को चकाचौंध कर देती हैं, तो आपको चश्मा पहनना पड़ता है, धूप वाला चश्मा जिसको कि ग्लेयर्स कहा गया है। वो पहनकर वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉरएवर, हमेशा से जमी हुई बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं, और एक कभी ख़त्म नहीं होने वाली बर्फ़, दूर दूर तक और कुछ नहीं, सफ़ेद बर्फ़। अंडरनीथ आवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पैरों के नीचे बहुत मोटी परत थी बर्फ़ की। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और 180 मीटर के नीचे सॉल्ट वाटर मतलब समुद्र का खारा पानी, मतलब वहाँ की जो बर्फ़ है 180 मीटर मोटी है। 180 मीटर कितना होना चाहिए? अगर आप इमेजिन कीजिएगा, तो शायद यहाँ आपके कॉलेज के इस एंड से लेकर आपके कॉलेज के दूसरे एंड तक लगभग, या फिर आपका प्लेग्राउंड जितना चौड़ा है उसकी चौड़ाई जितनी है उतनी मोटी बर्फ़ की परत है। तो ये तिशानी दोषी का एक्सपीरियंस है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। और बाकी ये जो नेक्स्ट लास्ट है इसको आप लोग घर पर खुद से पढ़ लेंगे। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको इनका एक्सपीरियंस नहीं पता होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ूंगा तो मुझे पता होगा, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो ये एक होमवर्क है आप लोगों के लिए कि आप इस चैप्टर को पढ़कर ख़त्म करेंगे। सो दिस वाज द चैप्टर एंड आई एंड द लेक्चर हियर। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का क्लास इसी तरह अभी फ़िलहाल के लिए यूट्यूब में चल रहा है, आगे भी क्लास ये यूट्यूब में जारी रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और गूगल क्लासरूम में आप लोगों को बाकी के नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।